नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसमें 14,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी। फिर अचानक आई एक अनजान फोन कॉल ने किया सब चीजों का खुलासा। आइए जानते क्या है ये अजीबोगरीब और पेचीदा हत्याकांड की कहानी जिसमें पुलिस ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 31 जुलाई 2019 से, जब सुबह 5 बजे किसान मुनीराज बेंगलुरु के केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सड़क पर टहलते हुए काम के लिए रवाना हुए थे। चलते चलते उनकी नजर अचानक किनारे की तरफ पड़ी एक महिला की लाश पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो मंजर दिल दहलाने वाला था। लाश का सिर बेरहमी से कुचला गया था, जिससे दिमाग के चीथड़े उड़ चुके थे। शरीर खून से लथपथ था। धारदार हथियार से काटे जाने के कई गहरे निशान थे, जबकि हथेलियां तक भी उस लाश की चीर दी गई थी। किसान मुनीराज ने बेंगलुरु पुलिस को कॉल करके महिला के लाश के मिलने की सूचना दी। लाश का ब्रांडेड कपड़ों से जोड़ और देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महिला किसी अच्छे घर से ताल्लुक रखती होंगी। लाश के पास ही मिली कुछ ईंटें जिन पर लगे खून के निशान साफ बयान कर रहे थे कि उसके सिर पर इन्हीं से मारा गया है। लाश की पहचान करना तकरीबन नामुमकिन था। ऐसे में पुलिस ने लाश के कपड़ों के आधार पर जांच शुरू कर दी। ये मौत की गुत्थी पुलिस के लिए इतनी पेचीदा रही कि हजार कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। हालांकि एक इत्तेफाक और पुलिस की चालाकी से हत्याकांड की हर परत खुल गई। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के लिए 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित की गई। फोरेंसिक टीम ने मौका वारदात पर पाया कि जिस जगह पर लाश मिली थी वहां एक कार के टायर के निशान बने थे। इलाके के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वहां से सफेद स्विफ्ट कार गुजरती तो दिखी, हालांकि किसी भी फुटेज में उस कार के नंबर प्लेट पर साफ साफ तौर से नजर नहीं आ रहा था। जांच का अगला एंगल था लाश से मिले कपड़े। मृतक महिला ब्रांडेड जींस टी शर्ट और टाइटन की महंगी घड़ी पहने हुए थी। आमतौर पर ब्रांडेड चीजों की बिलिंग के जरिए खरीदार की पहचान मिल जाती है, लेकिन यहां सामने आया कि उस तरफ देश में 14,000 जींस बेची गई है। बिलिंग के आधार पर खरीदारों के नंबर निकाले गए। साइज के आधार पर यह संख्या 800 रह गई। हर किसी के नंबर निकालकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जहां लाश की तस्वीरें भेजी गई, लेकिन यहां भी नतीजे शून्य रहे। जीन्स के बाद पुलिस ने सोचा क्यों ना टाइटन वॉच के मॉडल के आधार पर इसे खरीदने वालों की डिटेल निकाली जाए। यहां भी 1400 खरीदारों में से ज्यादातर नंबर बंद थे। हर किसी को कॉल किया गया, ग्रुप बनाए गए, तस्वीरें भेजी गई, लेकिन उस घड़ी को खरीदने वाला कोई शख्स सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला पर चाकू से 22 बार वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हुई। सिर पर किसी भारी हथियार से हमला हुआ, उसके बाद कुचला गया। पोस्टमार्टम के दौरान टीम की नजर शरीर पर बने एस अक्षर के टैटू पर गई। जब पुलिस ने ब्रांडेड घड़ी और जींस खरीदने वालों के एस नाम के लोगों से पूछताछ की, लेकिन ये ट्रिक भी पुलिस के काम नहीं आई। अब लाश जैसा कि एयरपोर्ट के पास मिली थी, ऐसे में पुलिस ने अंदाजा लगाया कि या तो महिला यहां तक सफर करके पहुंची होगी या यहां से सफर पर निकली होगी। लेकिन जांच में ऐसा कोई पैसेंजर नहीं मिला जिसकी उस रोज फ्लाइट मिस हुई हो। अब पुलिस एक अज्ञात लाश की पहचान हासिल करने में जुटी थी। तभी एक मुखबिर ने जानकारी दी कि महिला का कत्ल उसके पति ने किया था। नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले उस शख्स ने पत्नी की हत्या कर लाश एयरपोर्ट के पास फेंकी थी। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर नॉर्थ इंडिया जाकर उस शख्स को गिरफ्तार किया, तो उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल किया। जब उसे मौकाए वारदात पर चलकर क्राइम सीन दोहराने को कहा गया तो पुलिस के साथ रवाना तो वो हुआ, लेकिन वो पुलिस को एक नई जगह ले गया। वो जगह इस अज्ञात लाश के मिलने से कुछ ही दूरी पर थी। पुलिस हैरान रह गई। ये नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क किया गया तो सामने आया कि वाकई कुछ रोज पहले उस जगह भी एक लाश मिली थी। यहां पर एक हत्याकांड की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन वही अज्ञात लाश मिलने वाले पुलिस के हत्याकांड केस में अभी भी हाथ खाली ही थे। आमतौर पर किसी की लाश को 2 या 3 दिन तक मोर्चरी में रखा जा सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सका। लाश मिलने के 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। इस मामले के ठीक 1 महीने पहले बेंगलुरु के पुलिस इंस्पेक्टर बी रामामूर्ति की टीम ने एक चोर कार्तिक को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 50 लाख रुपए का सोना मिला था। अब कोलकाता पुलिस ये चाहती थी कि उस चोर की रिमांड बेंगलुरु पुलिस कोलकाता पुलिस को सौंप दे। इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने इंस्पेक्टर रामामूर्ति को बीते 1 महीने में कई कॉल किए, लेकिन अज्ञात लाश के हत्याकांड में व्यस्त होने के चलते वो कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर पाए।
अगस्त 2019 में कोलकाता के न्यू मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन से बेंगलुरु के इंस्पेक्टर रामामूर्ति को कॉल किया गया। हालांकि उस रोज बड़ी झल्लाहट में उन्होंने कॉल रिसीव तो कर लिया। दोनों पहले मुद्दे पर बात की, फिर इंस्पेक्टर रामामूर्ति ने कॉल करने वाले कांस्टेबल को कॉल ना उठा पाने का वाजिब कारण बताया। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों में वो एक महिला की लाश मिलने से व्यस्त चल रहे हैं, जिसकी कोई पहचान नहीं मिल रही। कुछ दिनों तक उन्होंने कॉल ना किया जाए। बात निकली तो उन्होंने केस सुलझा ना पाने पर हताशा जताते हुए पूरी डिटेल बतानी शुरू कर दी। डिटेल सुनते ही कोलकाता पुलिस कांस्टेबल ने रामामूर्ति से कहा, जरा रुकिए। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनके थाने में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है, जिसमें संदीप डे नाम के एक शख्स ने बताया कि उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले बेंगलुरु गई थी, जहां से वो लापता हो गई। इत्तेफाक से शुरू हुई ये बातचीत इस केस की पहली अहम कड़ी साबित हुई। शिकायतकर्ता संदीप डे के नाम का पहला अक्षर एस था। वहीं टैटू जो लाश के ऊपर बना हुआ एस टैटू था। बेंगलुरु पुलिस ने सीधे लाश की तस्वीरें कोलकाता पुलिस को भेजी। पुलिस कपड़ों के आधार पर संदीप डे ने अपनी पत्नी की पहचान की। संदीप डे ने लाश की शिनाख्त कर बताया कि उनकी पत्नी का नाम पूजा डे है, जो पेशे से एक मॉडल है और कुछ समय पहले एक इवेंट के लिए बेंगलुरु गई थी। तभी से पूजा डे लापता है। इंस्पेक्टर रामामूर्ति कोलकाता के लिए रवाना होने ही वाले थे कि उसी समय बेंगलुरु पुलिस के पास दिल्ली के रहने वाले एक अली नाम के शख्स ने कांटेक्ट किया। अली ने पुलिस को बताया कि जिस टाइटन घड़ी की तस्वीरें व्हाट्सएप में भेजी जा रही है, वो घड़ी उसने कुछ समय पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी। उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा डे बताया। पूजा की पहचान उसने तस्वीरों के जरिए कंफर्म की। पूजा ने लाश की पहचान मिलते ही दिल्ली से अली और कोलकाता से पूजा के पति संदीप डे और उनके परिवार को पूछताछ के लिए बेंगलुरु बुला लिया गया। अब पूजा के पति संदीप डे के बयान के अनुसार उनकी शादी 7 साल पहले हुई थी। हालांकि उनके बच्चे नहीं थे। पूजा पेशे से एक मॉडल थी और बीते कुछ समय से इवेंट मैनेजमेंट का काम भी कर रही थी। काम के सिलसिले में पूजा अक्सर बेंगलुरु और दिल्ली सफर करती रहती थी। संदीप डे ने बताया कि वो पूजा और अली के रिश्ते के बारे में अनजान थे। पूजा के परिवार से पूछताछ की गई तो सामने आया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। पूजा और संदीप में अक्सर अनबन होती थी। परिवार के बयान के बाद पुलिस ने संदीप को शक के दायरे में रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप और पूजा के अली के रिश्ते के बारे में जानकारी मिल गई हो, जिससे नाराज होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो और या किसी और से करवा दी हो। अब पूजा के बॉयफ्रेंड अली ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि एक इवेंट के दौरान उनकी पूजा से मुलाकात हुई थी। साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो भी ये जानते थे कि पूजा शादीशुदा है, लेकिन इससे उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस को अली पर भी शक था, लेकिन उसे ये कहते हुए शक के दायरे से हटा दिया गया कि उसने खुद ही सामने से पुलिस से संपर्क किया है। अगर वो हत्यारा होता तो खुद सामने क्यों आता। अब पुलिस ने संदीप डे के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। साथ ही पूजा के मोबाइल नंबर से उन जगहों पर पूछताछ शुरू हुई जहां वो मौत से पहले गई थी। सामने आया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को फ्लाइट से कोलकाता से बेंगलुरु पहुंची थी। एयरपोर्ट से उन्होंने ऐप के जरिए कैब बुक की थी, जिससे वो सिंह सांद्रा स्थित सहारा पवेलियन होटल गई थी। पुलिस ने होटल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखे, जिनमें पूजा 29 जुलाई को चेक इन करती दिखी। होटल स्टाफ ने उन्हें बताया कि पूजा अकेले ही होटल आई थी। 30 जुलाई को ऑनलाइन कैब बुक करके वो मीटिंग करने गई थी और लौट आई थी। 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात करीब 3:50 पर उन्होंने होटल से चेकआउट कर दिया था। वो उसी कैब से एयरपोर्ट से निकली थी, जिससे वो दोपहर में लौटी थी। होटल से मिली जानकारी को कंफर्म करने के लिए जब पुलिस ने ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप को छाना तो उसमें पूजा की देर रात की कोई बुकिंग नहीं मिली। ऐसे में पुलिस का सीधा शक उस कैब ड्राइवर पर गया। होटल सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को उस कैब और कैब ड्राइवर की पूरी जानकारी मिल गई। पूजा की लाश मिलने के 23 दिन बाद 23 अगस्त को पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को उसके घर से गिरफ्तार किया। कैब ड्राइवर की पहचान 22 साल के नागेश के रूप में हुई। पुलिस की सख्ती के आगे नागेश ने पूजा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अब नागेश के इकबाल जुर्म के अनुसार 30 जुलाई की दोपहर को पूजा ने ऑनलाइन ऐप के जरिए कैब बुक की थी। वो उन्हें मीटिंग के लिए ले गया और वापस लाया। पूजा ने बताया कि देर रात उन्हें एयरपोर्ट जाना है, जिसके लिए वो देर रात कैब बुक करेंगी। नागेश ने उनसे कहा कि ऑनलाइन बुकिंग की जगह वो डायरेक्ट उन्हें 1200 रुपए दे दे, वो ऐसे ही समय पर आ जाएगा।
लेकिन पूजा ने लापरवाही करते हुए उसकी बात मान ली। तय समय पर वो पूजा को होटल लेने पहुंचा। यही वजह थी कि ऐप खंगालने पर पूजा की देर रात की कोई बुकिंग नहीं दिखी। नागेश ने बताया कि पूजा के पहनावे से वो किसी रईस खानदान की लग रही थी। उन्हें देखते ही नागेश ने उन्हें लूटने का मन बना लिया था। दरअसल नागेश ने लोन पर कार खरीदी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते उसकी कार की ईएमआई बाउंस हो गई थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में जैसे ही उसने पूजा का पहनावा देखा, लूटने का मन बना लिया था। वो होटल से एयरपोर्ट की तरफ निकला था। देर रात हो चुकी थी। पूजा सिंह डे नींद में थी। रास्ता काफी लंबा था। जैसे ही पूजा गहरी नींद में गई, उसी वक्त सुनसान रास्ता देखकर नागेश ने कार रोक ली। उसने सबसे पहले एक लोहे की राड से सो रही पूजा के सिर पर वार किया। नागेश को लगा पूजा बेहोश हो गई। वह उनका सामान लूटने लगा। उसी दौरान पूजा को होश आया। जैसे ही पूजा ने बचाव में जोर जोर से चीखना शुरू किया, नागेश ने चाकू से पहले उनकी कमर पर, फिर पेट पर कई बार वार करना शुरू कर दिया। खून बह जाने से पूजा की वहीं मौत हो गई। नागेश उनका सामान लेकर वहां से भाग गया। जिस सुबह 5 बजे पूजा की लाश किसान मुनिराजू ने देखी थी, उससे कुछ मिनटों पहले ही उनकी मौत हुई थी। नागेश ने पूजा के ई वॉलेट से पैसे निकाले और उनका सामान अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया। 2 साल बाद नागेश को इस मामले में जमानत नहीं मिली। 2 साल बाद 11 मार्च 2021 को पुलिस ने केस की चार्जशीट दाखिल की। सितंबर में उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही सितंबर 2021 में जेल में फूड पॉइजनिंग से नागेश की मौत हो गई। ये कहानी कहीं ना कहीं लापरवाही की कहानी भी हो सकती है। जिस तरीके से ऑनलाइन ऐप पर वो कैब बुक ना करके पूजा डे ने जिस तरीके से उस ड्राइवर पर भरोसा किया, तो ये जताता है कहीं ना कहीं हमें ऐसे ही मिले हुए अनजान शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए सतर्क रहें, अपनी चीज़ों को देखते रहें, चारों तरफ की निगाह रखें। किसी भी ऐसी तरह की लापरवाही ना बरतें जो आपके जान और माल का नुकसान कर सकती हो। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। मैं कृष्णा अवतार दत्त।